भारतीय संविधान की सीरीज में आज हम बात करने वाले हैं सर्वोच्च न्यायालय के बारे में। और भारतीय संविधान की सीरीज का यह हमारा 21वां वीडियो है। इसके पहले 20 वीडियो अपलोड किए जा चुके हैं। आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से या हमारे प्लेलिस्ट से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय। और इसमें हम वन लाइनर फॉर्मेट में हमेशा की तरह प्रश्नों को देखेंगे और समझेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न को यहाँ कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा आपको बता दूं कि भारतीय इतिहास, भारत के भूगोल और पर्यावरण की ई बुक हमारी लॉन्च हो चुकी है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है। और किसी भी एग्जाम के लिए जो वन लाइनर फॉर्मेट वाले एग्जाम है, वन डे एग्जाम है, उसके लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारत में किस प्रकार की न्यायिक व्यवस्था है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। हमारे यहाँ जो न्यायिक व्यवस्था है वह इकहरी और एकीकृत न्याय व्यवस्था है। तो यहाँ पर जो आप चित्र देख रहे हैं, इससे पता चलता है कि हमारी जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें सबसे ऊपर सर्वोच्च न्यायालय है। और यह जो न्यायिक व्यवस्था है यह एकीकृत और इकहरी न्याय व्यवस्था है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 जो औपनिवेशिक काल था उस समय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी भारत में, और वह हुई थी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के अनुसार। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय न्यायिक व्यवस्था में न्यायालय की एकल व्यवस्था किस अधिनियम से ग्रहण की गई है। तो यहां पर प्रश्न को आप समझिए, भारतीय जो न्यायिक व्यवस्था है उसमें न्याय की एकल व्यवस्था किस अधिनियम से ग्रहण की गई है। तो यह है भारत सरकार अधिनियम 1935। तो इसे आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं, भारतीय सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना से पूर्व अपील का सर्वोच्च न्यायालय कौन सा था। तो वर्तमान में देखा जाए तो हमारे यहाँ जो अपील का सबसे शिखर बिंदु पर है तो वह है सर्वोच्च न्यायालय। लेकिन भारतीय सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना से पूर्व जो अपील का सर्वोच्च न्यायालय था वह था प्रीवी काउंसिल। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है। संघीय न्यायपालिका का उल्लेख है संविधान के भाग 5 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, उच्चतम न्यायालय के गठन संबंधी प्रावधान किस अनुच्छेद में है। तो उच्चतम न्यायालय का गठन किस प्रकार से होगा, उस संबंधी प्रावधान किस में है, अनुच्छेद 124 में। नेक्स्ट है, किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है। तो आपको यह पता होगा कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह अभिलेख न्यायालय है। और यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको समझना कि अभिलेख न्यायालय क्या है। तो अभिलेख न्यायालय का जो दर्जा है वह संविधान के अनुच्छेद 129 के तहत प्राप्त है। और अभिलेख न्यायालय के रूप में जो सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियां हैं उनको हम देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है। तो पहला है कि सर्वोच्च न्यायालय की कार्यवाही एवं इसके निर्णय सर्वकालिक अभिलेख एवं साक्षी के रूप में स्वीकार होंगे तथा इसकी प्रामाणिकता पर प्रश्न नहीं उठाया जाएगा। तो भारत में अगर कोई भी न्यायालय हो तो उस न्यायालय में जो सर्वोच्च न्यायालय के जो निर्णय होते हैं, उसके जो साक्ष्य होते हैं, वह एक मान्य दस्तावेज के रूप में स्वीकार होंगे और इसकी प्रामाणिकता पर कभी कोई प्रश्न उठाया नहीं जाएगा। तो अभिलेख न्यायालय का मतलब यह है। इसके अलावा देखा जाए तो कहा जाता है कि अभिलेख न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय है, तो इसका मतलब न्यायालय की अवमानना पर न्यायालय को, सर्वोच्च न्यायालय को दंडित करने का भी अधिकार है। तो यह अभिलेख न्यायालय का तात्पर्य है। यह दोनों आपको याद रखना है। आगे चलते हैं, किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को अधिकार प्राप्त है कि वह स्वयं द्वारा दिए गए आदेश या निर्णय पर पुनर्विचार कर आवश्यकतानुसार परिवर्तन कर सकता है। तो यह देखा जाए तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रावधान है, क्योंकि कई बार हमने देखा है कि सर्वोच्च न्यायालय अपने ही निर्णय को पलट देता है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण अगर देखा जाए तो केशवानंद भारती मामला। तो केशवानंद भारती मामले में आप देखेंगे कि सर्वोच्च न्यायालय द्वारा कई बार अपने पूर्व में दिए गए निर्णय को ही पलट दिया गया है। तो इस प्रकार न्यायालय ने अपनी इस शक्ति का प्रयोग किया है जिसके तहत अपने ही जो निर्णय है, जो आदेश हैं, उस पर वह पुनर्विचार कर उसमें परिवर्तन कर सकता है। तो यह अनुच्छेद है, अनुच्छेद 137। तो इस अनुच्छेद के द्वारा न्यायालय अपने निर्णय पर पुनर्विचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अनुच्छेद के तहत सार्वजनिक महत्व के मामलों पर राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श मांगते हैं। तो राष्ट्रपति को उच्चतम न्यायालय से परामर्श लेने का अधिकार है और यह जो अधिकार है यह संविधान के द्वारा उन्हें दिया गया है और यह संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 143 के तहत। नेक्स्ट प्रश्न है,
अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति किन दो श्रेणियों के मामले में उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं? तो आपको यह दोनों श्रेणी आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो पहली श्रेणी देख लेते हैं, सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधि प्रश्न निहित होने पर। तो आपको अच्छे से याद रखना है, विधिक प्रश्न निहित होने पर, और वह मामला यदि कोई सार्वजनिक महत्व का हो। दूसरा है, किसी पूर्व संवैधानिक संधि, समझौते आदि मामलों पर किसी प्रकार के विवाद उत्पन्न होने पर। तो इन दोनों स्थितियों में राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से परामर्श ले सकते हैं, और यह परामर्श अनुच्छेद 143 के तहत ले सकते हैं। इसके अलावा आपको यह बात ध्यान रखना है कि पहले मामले में अपना मत देना उच्चतम न्यायालय की इच्छा पर निर्भर करता है, यानी कि राष्ट्रपति द्वारा सार्वजनिक महत्व के किसी मामले पर विधिक प्रश्न निहित होने पर यदि सर्वोच्च न्यायालय से वह परामर्श मांगते हैं, तो यह न्यायालय की इच्छा पर निर्भर है कि वह परामर्श दे अथवा नहीं दे। लेकिन यदि दूसरे श्रेणी में देखा जाए तो दूसरे श्रेणी में उच्चतम न्यायालय द्वारा राष्ट्रपति को अपना मत देना अनिवार्य होता है। तो यह भी आपको याद रखना है। आगे बात करते हैं, किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन यानी कि व्याख्या, तो संविधान की व्याख्या या निर्वचन कह सकते हैं, तो किस अनुच्छेद के अनुसार उच्चतम न्यायालय में संविधान के निर्वचन संबंधी मामलों की सुनवाई हेतु न्यायाधीशों की संख्या कम से कम 5 होनी चाहिए? तो यह बहुत ही महत्वपूर्ण है, यानी कि यदि किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित कोई प्रश्न निहित है, तो उस मामले में जो सुनवाई है वह कम से कम 5 न्यायाधीशों की बेंच द्वारा होनी चाहिए, और यह व्यवस्था की गई है अनुच्छेद 145(3) के अनुसार। अगला प्रश्न है, किस अनुच्छेद द्वारा यह विहित है कि भारत के उच्च न्यायालय के संपूर्ण कार्य अंग्रेजी भाषा में होंगे? तो सर्वोच्च न्यायालय, ठीक है ना, यहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय तो अंग्रेजी भाषा में होंगे, यह दिया गया है अनुच्छेद 348 में। तो आपको यह याद रखना है। आगे चलते हैं, न्यायिक पुनर्विलोकन का अर्थ क्या है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है न्यायिक पुनर्विलोकन न्यायपालिका की भाषा में, और इसका अर्थ होता है सर्वोच्च न्यायालय राज्य के किसी भी कानून को अवैध घोषित कर सकता है। तो राज्य के संबंध में देखा जाए तो कानून बनाने का अधिकार विधायिका के पास है, लेकिन विधायिका यदि कोई भी असंवैधानिक कानून बनाती है या इस प्रकार से कोई कानून बनाती है जो संविधान का उल्लंघन करती है, तो उस स्थिति में जो सर्वोच्च न्यायालय है इसी अधिकार का प्रयोग करते हुए उस कानून को अवैध भी घोषित कर सकता है। तो न्यायिक पुनर्विलोकन को आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार क्या है? यानी कि किस आधार पर जो न्यायालय है वह न्यायिक पुनर्विलोकन कर सकता है? तो इसका आधार है विधि का शासन, यानी कि भारत में विधि का शासन स्थापित होना चाहिए, और विधि के शासन स्थापित करने के क्रम में न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह किसी भी विधि की प्रासंगिकता, उसकी वैधानिकता, उसकी संवैधानिकता की जांच करता है, और अगर जांच में वह गलत पाता है, त्रुटि पाता है या कहीं कोई कमी पाता है, तो वह उस विधि की जो मान्यता है उसको रद्द भी कर सकता है। तो यही है भारतीय न्यायालय का न्यायिक पुनर्विलोकन का आधार, विधि का शासन। आगे प्रश्न देखते हैं, संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किससे प्राप्त है? तो यह अधिकार प्राप्त है सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का कस्टोडियन यानी कि संरक्षक या अभिरक्षक किसे कहा जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस अनुच्छेद के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को सुरक्षा करता है? तो यहाँ पर सर्वोच्च न्यायालय की बात हो रही है, तो सर्वोच्च न्यायालय अनुच्छेद 32 के तहत नागरिकों के मौलिक अधिकार की सुरक्षा करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय की स्थापना, गठन, अधिकारिता, शक्तियों का विनिमय से संबंधित विधि बनाने की शक्ति प्राप्त है। तो यह जो प्राप्त है यह संसद को प्राप्त है। तो उच्चतम न्यायालय के संबंध में किसी प्रकार का अगर कानून बनाना हो तो वह शक्ति जो है वह संसद के पास प्राप्त है। अगला प्रश्न, उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? तो यह जो वृद्धि करने का अधिकार है यह संसद के पास है। संसद उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में समय समय पर वृद्धि करता रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान में मूल रूप से मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीशों की व्यवस्था सर्वोच्च न्यायालय में की गई थी? तो मूल न्यायाधीश के अतिरिक्त 7 न्यायाधीश की व्यवस्था की गई थी। तो इस प्रकार देखा जाए तो मुख्य न्यायाधीश के सहित टोटल 8 न्यायाधीश थे मूल संविधान में।
अगला प्रश्न, वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो वर्तमान में 34 मुख्य न्यायाधीश के साथ जो सभी न्यायाधीश हैं उनकी संख्या है कुल 34। तो यह आपको याद रखना है, सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या। तो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां व न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? तो यह जो लिया गया है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। यह भी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करता है? तो यह नियुक्ति जो की जाती है वह राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। अगला प्रश्न, किस न्यायाधीश को भारत के उच्चतम न्यायालय का कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति किसके द्वारा की जा सकती है? तो यदि किसी न्यायाधीश को उच्चतम न्यायालय में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति करना है तो वह किसके द्वारा की जाएगी? तो यह की जाएगी राष्ट्रपति के द्वारा। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश अपना त्यागपत्र किसे देते हैं? तो सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश होते हैं अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। अगला प्रश्न है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति आयु क्या है? तो इनकी जो सेवानिवृत्ति आयु है 65 वर्ष की आयु। नेक्स्ट क्वेश्चन, हमें नोट याद रखना है इस संबंध में कि संविधान में उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश बनने हेतु न्यूनतम आयु सीमा का कोई उल्लेख नहीं है और इसके अलावा इनका कोई कार्यकाल भी निर्धारित नहीं किया गया है। तो 65 वर्ष की आयु तक ये अपने पद पे बने रह सकते हैं और न्यूनतम आयु सीमा की बात करें तो ऐसा कोई भी उल्लेख नहीं है। अगला क्वेश्चन है, संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार किसे माना जाता है? तो सर्वोच्च न्यायालय को माना जाता है। मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? तो सर्वोच्च न्यायालय करता है हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा। गणपूर्ति यानी कि कोरम पूरा करने के क्रम में अस्थायी न्यायाधीशों की संख्या कम होने पर किसके द्वारा उच्च न्यायालय के किसी न्यायाधीश को अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश नियुक्त किया जा सकता है? तो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको समझना है, जैसे कि किसी भी कोरम को पूरा अगर करना है तो उसके लिए एक निश्चित संख्या होती है। तो मान लेते हैं कि जो अस्थायी न्यायाधीश है, परमानेंट जो जज है सुप्रीम कोर्ट में, तो उनकी संख्या कम है और किसी मामले पर यदि सुनवाई करनी है तो उस स्थिति में कोरम को पूरा करने के लिए हमें अगर न्यायाधीश चाहिए तो उस स्थिति में अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय चाहे तो तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है और यह कर सकता है भारत के मुख्य न्यायाधीश। तो भारत के मुख्य न्यायाधीश को यह अधिकार प्राप्त है कि वह अस्थायी अवधि के लिए उच्चतम न्यायालय के में तदर्थ न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है ताकि जो कोरम है कार्रवाई के लिए वह पूरा किया जा सके। तो यह भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न इसी संबंधित एक महत्वपूर्ण प्रश्न है, तथ्य है, मुख्य न्यायाधीश इस प्रकार से तदर्थ नियुक्ति संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श एवं राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बाद ही कर सकता है। यानी कि भारत के जो मुख्य न्यायाधीश है अपने इस अधिकार का प्रयोग करते समय जिस न्यायालय से वे न्यायाधीश को मंगाना चाहते हैं, तदर्थ नियुक्ति करना चाहते हैं, उस न्यायालय से उनको जो मुख्य न्यायाधीश है उनसे परामर्श लेना पड़ेगा और राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी लेना पड़ेगा, तभी भारत के मुख्य न्यायाधीश ऐसा कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, किस मामले में उच्चतम न्यायालय ने परामर्श शब्द के संबंध में व्याख्या दी कि परामर्श का मतलब सहमति नहीं बल्कि विचारों का आदान प्रदान है? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट यह कॉन्सेप्ट है। तो यह दिया गया है प्रथम न्यायाधीश मामले 1982 में। अगला क्वेश्चन है, उच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था का प्रथम बार उल्लंघन कब हुआ? तो यहाँ पे थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई, यहाँ उच्च न्यायालय नहीं सर्वोच्च न्यायालय है, ठीक है। तो सर्वोच्च न्यायालय में वरिष्ठ न्यायाधीश को बतौर मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की व्यवस्था का उल्लंघन कब हुआ? तो सामान्यतः हम देखते हैं कि जो उच्चतम न्यायालय में जो मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया है उसमें जो वरिष्ठतम न्यायाधीश हैं उन्हीं को न्यायाधीश बनाया जाता है, लेकिन इस व्यवस्था का उल्लंघन पहली बार 1973 में किया गया और उस समय 1973 में 3 वरिष्ठ न्यायाधीशों की वरिष्ठता की अनदेखी कर मुख्य न्यायाधीश बनाया गया। तो किसे बनाया गया? A.N. रॉय को। तो यह आपको याद रखना है, पहली बार यह हुआ था जब न्यायाधीशों की वरिष्ठता का उल्लंघन करते हुए, अनदेखी करते हुए जज बनाया गया A.N. रॉय को। और सरकार द्वारा इस प्रकार की जो कार्रवाई थी क्यों की गई? तो वह इसीलिए क्योंकि उस समय जो केशवानंद भारती मामला आया था 1973 में, तो उस फैसले के विरोध में सरकार द्वारा वरिष्ठता का उल्लंघन कर ऐसा किया गया। तो यह भी आपको याद रखना है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? तो दुर्व्यवहार एवं सिद्ध कदाचार के आधार पर महाभियोग के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है उनको उनके पद से हटाया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के संबंध में महाभियोग की प्रक्रिया का उपबंध कहाँ किया गया है? तो यह है न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम बार उच्चतम न्यायालय के किस न्यायाधीश पर महाभियोग चलाया गया? तो पहली बार जो महाभियोग चलाया गया था वे थे न्यायाधीश वी रामास्वामी और यह 1992 में चलाया गया था। इसके अलावा आपको यह भी याद रखना है कि कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सौमित्र सेन तथा सिक्किम उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पीडी दिनकरन के खिलाफ भी पूर्व में महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। तो सबसे पहला जो महाभियोग का जो घटना हुआ सर्वोच्च न्यायालय के संदर्भ में, तो वो आपको याद रखना है न्यायाधीश वी रामास्वामी 1992। अगला प्रश्न, सर्वोच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश के कार्यकाल में लोकहित मुकदमा पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन यानी कि PIL लाया गया? तो यह लाया गया था न्यायमूर्ति PN भगवती के कार्यकाल में। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, आपको यह याद रखना है। भारत में संविधान की मूल संरचना के सिद्धांत का स्रोत क्या है? तो संविधान की जो मूल संरचना का सिद्धांत दिया गया है वह न्यायालय द्वारा दिया गया है। तो न्यायिक व्याख्या के द्वारा मूल संरचना के सिद्धांत की उत्पत्ति हुई है, तो आपको यह याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनहित याचिका की शुरुआत की गई? तो जनहित याचिका की जो शुरुआत हुई थी वह न्यायिक पहल के द्वारा ही की गई थी। अगला प्रश्न है, भारत में न्यायिक सक्रियता संबंधित है? तो किससे संबंधित है? यह जनहित याचिका से ही संबंधित है न्यायिक सक्रियता भारत में। नेक्स्ट प्रश्न है, किस वाद में सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी? तो बहुत ही इंपॉर्टेंट वाद है भारतीय संविधान में देखा जाए, और यह वाद था केशवानंद भारती वाद, जिसमें सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान की आधारभूत संरचना की घोषणा की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा साहनी वाद का संबंध है? तो किससे संबंधित है? बहुत इंपॉर्टेंट है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए क्रीमी लेयर से संबंधित जो वाद था वह इंदिरा साहनी वाद का संबंध है। अगला प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से कामकाजी महिलाओं के संरक्षण से संबंधित वाद कौन सा है? तो यह है विशाखावाद। आपने कई बार समाचारों में सुना होगा विशाखावाद नाम, तो याद रखना है आपको यह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वाद में उच्चतम न्यायालय ने केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो को एक पिंजराबंद तोता की संज्ञा दी थी? तो यह भी बहुत ही चर्चा में था जिस समय यह आया था, तो यह था कोयला आवंटन घोटाला वाद। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? तो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश हीरालाल जेकनिया। और आपको यहाँ बताना है भारत की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन थी सुप्रीम कोर्ट की। तो आगे चलते हैं, जनहित याचिका कहाँ दायर की जा सकती है? तो जनहित याचिका जो है वह सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कौन हो सकता है? तो सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए सबसे पहले तो उसे भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरा, किसी उच्च न्यायालय या एक से अधिक न्यायालयों में कम से कम 10 वर्ष तक लगातार वकालत की हो, ऐसा होना चाहिए। या किसी उच्च न्यायालय या न्यायालयों में कम से कम 5 वर्ष तक न्यायाधीश होना चाहिए। या कि वह राष्ट्रपति की दृष्टि में कानून का उच्च कोटि का ज्ञाता हो। तो ये सभी जो है उच्च न्यायालय सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश होने के लिए कम से कम योग्यता होनी चाहिए। ये सब आगे बात करते हैं, क्या सेवानिवृत्ति पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी न्यायालय में वकालत कर सकते हैं? तो नहीं, बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। और वह इसीलिए ताकि जो न्यायालय हैं, जो जज हैं, अपने निर्णय निष्पक्ष तरीके से दे सके, और इसी कारण से यह व्यवस्था की गई है। अगला प्रश्न है, दिल्ली के अलावा किसी अन्य स्थान पर सर्वोच्च न्यायालय की बैठकें कौन आयोजित कर सकता है? तो हम देखते हैं कि हमारा जो सर्वोच्च न्यायालय है वह दिल्ली में है, लेकिन आवश्यकता अनुसार यदि विशेष परिस्थिति में जरूरत पड़ी तो दिल्ली के अलावा भी इसकी अन्य स्थानों पर, देश के अन्य स्थानों पर बैठक हो सकती है, और यह हो सकता है राष्ट्रपति की सहमति लेकर मुख्य न्यायाधीश के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत संघ तथा राज्यों के मध्य विवाद जिसमें किसी विधि का प्रश्न हो सर्वोच्च न्यायालय के किस क्षेत्राधिकार में आता है? तो यह जो सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार है यह प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है, यानी कि इस प्रकार के मामले में सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा ही सुनवाई हो सकती है, और यह उसका प्रारंभिक क्षेत्राधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की व्याख्या से संबंधित सभी विवाद सर्वोच्च न्यायालय के पास किस क्षेत्राधिकार से अंतर्गत लाए जा सकते हैं? तो संविधान की व्याख्या से संबंधित यदि कोई विवाद होता है तो वह विवाद सर्वोच्च न्यायालय के जो अपीली क्षेत्राधिकार है उसके अंतर्गत लाए जा सकते हैं।
अगला क्वेश्चन, उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता क्षेत्र में आता है तो मूल अधिकारों का प्रवर्तन। तो मूल अधिकार का जो प्रवर्तन है वह उच्च न्यायालय के क्षेत्र में भी, अधिकारिता क्षेत्र में भी आता है और सर्वोच्च न्यायालय के भी अधिकारिता क्षेत्र में आता है, दोनों के क्षेत्र में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपीलीय क्षेत्राधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय के अंतर्गत कितने प्रकार के प्रकरण आते हैं। तो अपील के तहत आप संवैधानिक, दीवानी और फौजदारी, इन सभी प्रकरणों को आप ला सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में। नेक्स्ट प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का क्षेत्राधिकार किस प्रकार बढ़ाया जा सकता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सर्वोच्च न्यायालय का जो क्षेत्राधिकार है संसद विधि बनाकर बढ़ा सकती है। और आपको यह ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि संसद को उच्चतम न्यायालय के न्यायिक क्षेत्र एवं शक्तियों में कटौती करने का अधिकार नहीं है, यानी कि संसद इसमें केवल वृद्धि कर सकती है, कटौती नहीं। तो यह आपको याद रखना है। तो ये थे हमारे संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, संविधान से संबंधित जो हमारी न्यायिक व्यवस्था है सर्वोच्च न्यायालय, उससे संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत ही जल्द आएंगे। इसके अलावा आप चाहें तो भारतीय इतिहास, भूगोल और पर्यावरण से संबंधित हमारी ई बुक आ चुकी है, उसे आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से परचेज कर सकते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण बुक है एग्जाम के लिए, वन लाइनर एग्जाम के लिए। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो के साथ बहुत जल्द आएंगे।